हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपको पीछे दिख रहा होगा टेक्नोलॉजिया, आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। और कंप्यूटर आपका हरियाणा का जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे सीईटी का है, अभी ग्रुप डी आने वाला है, और आपका दिल्ली पुलिस आने वाला है, डैम श्योर उसमें आपका कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो जो बेरोज़गार हैं हम जैसे लोग, उनके लिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उस एक नंबर की फ़ाइट में आपका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर के अलावा जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका रीजनिंग है, मैथ है, वो करते हो, तो आप इस क्लास और एक क्लास और आप 2 क्लास देखिए बिल्कुल पेशेंस के साथ, और उसके बाद आप ये चूज़ कीजिए कि जो मैम कह रही है वो सही है या गलत। वो एक नंबर की जो फाइट है, तो जो आपके 10 नंबर आने वाले हैं वो एक एक नंबर करके मैं आपके 7 से 8 नंबर दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बस आपसे उसके बदले में एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप मैं जितना करवाऊँ एक क्लास देखिए, उसके बाद आप जस्ट इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब सिर्फ आधा घंटा दीजिए उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही है करना आपको कंप्यूटर के लिए। उसके बाद मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका मैथ में, रीजनिंग में नंबर कट सकता है, लेकिन कंप्यूटर में नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करती हूँ आपके सिलेबस से। ठीक है, देखिए ये है आपका सिलेबस। चाहे आप बात करो HSSC की, चाहे आप बात करो दिल्ली पुलिस की, उन सब का ये सिलेबस है। और मैं सिर्फ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। कंप्यूटर का क्या सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस में हमें क्या पढ़ना है, उस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे इस काम का वो है जो आपकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो आपको सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो उसने पहला दिया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल, कि आपको ये पढ़ना है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आती है, कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या इनपुट डिवाइसेस होती हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, लैंग्वेज क्या होती हैं, वो सारा आपका किस में रहेगा, फंडामेंटल में। उसके बाद आपने अगर PYQ लगा के देखे होंगे तो आपने MS ऑफिस की वैल्यू का पता होगा कि MS ऑफिस में आपका एक्सेल है, आपका वर्ड है, आपका पावर पॉइंट भी आता है MS ऑफिस में, आपका कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, आपके इसमें आएंगे, सिलेबस में आएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने दे रखा इंटरनेट पे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे सर्फिंग होता है, आपका फार्मिंग होता है, आपका फिशिंग होता है, वो सारे किस में आते हैं, इंटरनेट पे। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म होती हैं, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद है वेब ब्राउज़र, आपके हर किसी के फ़ोन में, लैपटॉप में होगा। क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं कि पता ही नहीं है, लेकिन उसको डेली लाइफ में हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने इसी सिलेबस को एलेबोरेट कर दिया, मतलब थोड़ा सा समझा दिया कि ये चीज़ें हैं और हमें ये पढ़ना है। देखिए उसने लिखा है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड MS वर्ड ऑफिस, जो MS ऑफिस का जो पार्ट बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग है, बेसिक है उसका, टेक्स्ट से रिलेटेड है, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है, फिर MS एक्सेल की पूरी डिटेलिंग की सेल कैसे, सेल का एड्रेस क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके ग्रिड बनाते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ गई आपकी, MS एक्सेल में। उसके बाद है कम्युनिकेशन, सेम बताया था कि सिलेबस को क्या करके दिखा दिया, थोड़ा सा खोल के बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। उसके बाद है आपका ईमेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे BCC होती है, CCC होती है। ठीक है, वो सारी हमें ईमेल में पढ़नी होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसने ईमेल से रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शन है, भाई ईमेलिंग या ईमेल कब स्टार्ट हुआ था, किसने ईमेल का फॉर्मेशन किया था, कब ये स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद फिर से वही इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट ऑन सर्विस URL है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक हिसाब से मैं समझाऊँ, वो बॉक्स होता है जहाँ इंटरनेट पे जो आप एक IP एड्रेस बोलते हो ना, IP एड्रेस, वो IP एड्रेस इंटरनेट पे आपके URL में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे आप भाई अपने व्हाट्सएप से या अपने ईमेल से कहीं किसी दूसरी मेल पे या अपने व्हाट्सएप से दूसरे के व्हाट्सएप पे फाइल भेजते हो,
ठीक है। तो वो फाइल भेजने के लिए जो जरिया, जो मीडियम चाहिए होता है, वो कौन सा है आपका, FTP का। ठीक है। उसके बाद है कि वेबसाइट्स कितने टाइप की होती है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट की जाती हैं, कॉमर्शियल क्या होती हैं, वो सब चीज़ें वेबसाइट में। ब्लॉग्स है, वेब ब्राउजिंग है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सर्च इंजन जैसे याहू है, गूगल है, क्रोम है। ठीक है। चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। ठीक है। ई बैंकिंग बोला जाए, ई बिजनेस बोला जाए या ई कॉमर्स बोला जाए। ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, अपने सिलेबस में पढ़नी है। तो ये सारा आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपनी क्लासेस को डिज़ाइन किया है कि ये सारा सिलेबस कवर हो जाए और हमें अपना जो पेपर है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम अपना, ये मैंने सिलेबस सिर्फ इसलिए दिखाया, मैंने वेबसाइट से उठाया, एज इट इज़ कॉपी किया ये इसको। ठीक है, कि ताकि आपको भरोसा हो कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। और जो भी हम चीज़ें करेंगे, इसी एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को उठा के करेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो ये ना हो कि हम आउट ऑफ सिलेबस चले गए। ठीक है। देखिए तो अब आगे देखिए, पहला है कंप्यूटर। कलर चेंज कर लेती हूँ। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो वर्ड है वो है आपका लैटिन वर्ड है। ये मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है। और इस ग्रीक का कौन सा शब्द था जिसे इसे उठाया गया है, वो वर्ड था कंप्यूट। कंप्यूट का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, किसी भी चीज की गणना करना, किसी भी चीज की गणना करना। ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर, सिंपल सा यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया, किस भाषा का शब्द है। इंग्लिश में पूछे तो लैटिन, उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ग्रीक भाषा का वो क्या है, शब्द है। ठीक है। और किस वर्ड से लिया है, वो है आपका कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की गणना करना, क्या, टू कैलकुलेट। ठीक है। उसी से क्या बनाया, कंप्यूटर। अब मैं थोड़ी सी आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री बताती हूँ। जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, टैब यूज़ कर रहे हो, टैबलेट यूज़ कर रहे हो, तो जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें बनी थी तब ये जब जैसा हम आज यूज़ कर रहे हैं वैसी नहीं थी। तो कैसी थी, तो जब स्टार्टिंग में पहली बार कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों फील हुई, ज़रूरत फील हुई थी, जितने भी, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर आपने सुना होगा तो उसको बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे, वो मैथमेटिशियन थे, वो मैथ की कैलकुलेशन करते थे। तो पहली बार अगर आपसे ये कंसेप्ट आ जाए कि जो वर्ड है वो तो हमने कंप्यूट वर्ड उठाया टू कैलकुलेट से, तो गणना करने से, तो इसका लिंक हमेशा कंप्यूटर का गणित से रहा है, मैथ से रहा है। कि जैसे भाई कोई फैक्ट्री है या आर्मी है, तो हमें उन सब का क्या रखना है, एक डेटा रखना है, एक ब्यौरा रखना है। और उस डेटा और ब्यौरा रखने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए थी, क्योंकि अगर हम मैन्युअली कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस किसी भी डिवाइस से मोर देन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो उस गलती को या उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो आदमी का काम आसान कर दे। और उस काम को आसान बनाने के लिए धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तब जाके हमें क्या मिली, एक डिवाइस मिली जिसको हमने क्या बोला, कंप्यूटर बोला। और उसने क्या किया, आदमी के काम को आसान कर दिया। बस इसकी शर्त क्या होती है कि यूजर, हम इसको जैसा भी डेटा देंगे ये उसी के ऊपर प्रोसेस करेगा। अगर आपने उसको डेटा गलत दे दिया तो ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, अगर आपने डेटा सही दिया है तो आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल जाएगी। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, यूजर के दिए गए डेटा, मतलब जो भी हम इसको फैक्ट्स मटेरियल देते हैं उसके ऊपर ये क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन है, सेम जो मैंने अभी बताया वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग डिवाइस। इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, मैं इसको हिंदी में समझा रही हूँ और जो भी ज़रूरी है वो चीज़ हिंदी में लिख भी रही हूँ। ठीक है। इसको भी हिंदी में लिख देती हूँ। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। संगणक क्या बोलते हैं, संगणक। डिवाइस स्टोरिंग प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। 3-4 वर्ड भारी वर्ड कम आ गए हैं इंग्लिश के, अब पहले उनको समझते हैं। पहला वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, सबको पता होगा भाई, लाइट से चलता है, इलेक्ट्रॉनिकल। ठीक है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम करेगा, मतलब उसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है।
उसके बाद है स्टोरिंग और प्रोसेसिंग। देखिए, आपको कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करनी है, कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करनी है, क्या करते हो आप? टाइप करते हो या स्पीक करते हो, कुछ भी करते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको क्या मिलता है? जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी, आपका रिजल्ट था, वो मिलता है। तो वही सेम किसका काम है? कंप्यूटर का है। आपका फ़ोन है वो भी तो एक कंप्यूटर की तरह ही वर्क कर रहा है, उसी पे थ्योरी पे, उसी कंसेप्ट पे तो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है गूगल पे? हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हमने क्या दी गूगल को? इनपुट दी, मतलब कोई भी डेटा टाइप किया उसमें। ठीक है, गूगल ने उसके ऊपर क्या किया? प्रोसेसिंग की। क्या की? प्रोसेसिंग की। और प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिला? रिजल्ट मिला। और यही सेम जो चीज़ मैंने 3 वर्ड में लिखी है, वही सेम डेफिनेशन में लिखी है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो यूज़र से डेटा को लेके उसके ऊपर प्रोग्राम प्रोसेस करके हमें क्या करती है? वो आउटपुट एज ए रिजल्ट देती है। बस 2 चीज़ आपके अलग मिली हैं आपको, कि किसमें? बाइनरी फॉर्म में, और दूसरा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। क्या होता है? निर्देश। ठीक है, मतलब रूल, नियम, रेगुलेशन। जैसे इंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि आपको चाय बनानी है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए स्टेप टू स्टेप फॉलो किया जाएगा। ये तो है नहीं कि भाई लास्ट वाला काम आप पहले कर लोगे या पहले वाला काम आप लास्ट में कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है, पहले पानी चढ़ाना पड़ेगा भाई गैस पे, उसी के बाद तो आप आगे का प्रोसेस करोगे। तो वो क्या है? आपके रूल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस या नियम या निर्देश फॉलो करने हैं। वो क्या है? आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर किस लैंग्वेज में समझता है? वो समझता है बाइनरी में। और बाई जहाँ भी आपको वर्ड मिल जाए ना, चाहे इंग्लिश में मिले या कहीं भी मिले, बाई का मतलब ही क्या होता है? 2। बाई वर्ड यूज ही 2 के लिए होता है। तो यहाँ बोल दिया बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में सिर्फ 2 डिजिट यूज होंगी, 0 और 1। 0 का मतलब हम कंप्यूटर में लेते हैं ऑफ के लिए, और 1 का मतलब हम कंप्यूटर में लेते हैं ऑन के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये जो लिखी हुई है रटनी नहीं है, आपको पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप पढ़ के अपना आंसर ठीक कर सकते हो। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो यूज़र से डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन। एक ही बात है तीनों, और उसको आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। आपके फ़ोन में बहुत सारी मेमोरी है, वो क्या है? जो रिजल्ट, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी को तो स्टोर कर रखा है आपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्लेज पास्कल, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में क्या किया था? पास्कल ने इसको नाम दिया था। अब बहुत सारे कुछ बेसिक फैक्ट हैं भाई जिनको मैं आपको याद ही करने पड़ेंगे। उनका ये भी नहीं बोल सकती मैं कि कोई तरीका है या कोई ट्रिक है कि मैं आपको याद करवा दूँ। 2-4 बार पढ़ोगे इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, ब्लेज पास्कल का नाम रखना, याद रखना है। उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इजाद किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर। ईयर नहीं पूछा जाएगा, ईयर में कंप्यूटर रेयर ऑफ द रेयर केस होता है कि जब ईयर पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि जितनी भी आप कंप्यूटर की बुक पढ़ोगे उसमें आपके ईयर वेरी करेंगे, मतलब हर बुक में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ आपको इतना याद रखना है, ये नाम भी नहीं याद रखना आपको बेशक। ठीक है, पास्कल बाई चांस, हरियाणा का थोड़ा सा ये होता है ना कि वो क्वेश्चन उठाता है जो आपको कहीं नहीं मिलते। ठीक है, हरियाणा सबसे अलग ही चलता है। आप अगर पेपर दे रहे होगे तो आपको भली बात ही पता होगा इस बात का। तो पास्कल उस डिवाइस का नाम था, याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पास्कल नाम से ही, अपने नाम से ही क्या बना दिया उसने? पास्कल। वो क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, उसके बाद है चार्ल्स बेबेज। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया था जो आज तक, चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप iOS यूज़ कर रहे हो, मतलब एप्पल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मैक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप टैब यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें वो कंसेप्ट चलता है। ठीक है, फादर मतलब जनक, जिसने उस चीज़ को बनाया है। तो वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। बेसिक क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में PYQ में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 2 डिवाइसेस बनाई थी। उन्होंने 2 डिवाइसेस बनाई थी। पहली डिवाइस बनाई थी उन्होंने रेफरेंस
इंजन। दूसरी डिवाइस बनाई थी उन्होंने, एक बार कलर बदल लेती हूँ, दूसरी डिवाइस उन्होंने बनाई थी एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते होगे जिसमें एनालिटिकल इंजन को फर्स्ट कंप्यूटर बोला गया है, ठीक है। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स हैं जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, जैसे अगर आप एचएससी पे कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आता है, मतलब आप उसको प्रूव करना चाहते हो, तो ऑथेंटिक सोर्स माने जाएंगे, और उनमें सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो चार्ल्स बेबेज हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, उन्होंने दो डिवाइसेस डेवलप की थी, दो डिवाइसेस बनाई थी, एक बनाई थी डिफरेंस इंजन, दूसरी बनाई थी एनालिटिकल इंजन। ये क्या होगी थी, इनका मतलब इन्होंने कंसेप्ट जो था, जो आज भी कंप्यूटर में एप्लीकेबल है, वो लागू है, मतलब आज भी, लेकिन उनकी जो डिवाइसेस थी उन फंक्शन पे या उस कंसेप्ट पे प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाई थी। इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों डिवाइसेस फेल मानी जाती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइसेस आपकी चार्ल्स बेबेज के द्वारा या तो बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं। वो ऑप्शन जैसे भी जिस हिसाब से दिया जाएगा, तो दोनों याद रखनी है आपको, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये क्या था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जो 1833 में आया था। ईयर याद नहीं रखना, किताब में आपको 1823 भी मिल जाएगा, 1822 भी मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ 1833, 22, 23 इस टाइप से आपको ईयर मिलेंगे, क्योंकि 22 में ये माना जाता है और 33 में एनालिटिकल इंजन माना जाता है। पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके बाद क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। तो ये आपके लिए जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, या ये बोला जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, ठीक है। तो वो थी लेडी एडा अगस्टा, लेडी एडा अगस्टा। इनको बोला जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर। अब भाई फादर हो गया तो मदर होनी तो जरूरी है, ठीक है। फादर क्यों बोला था, क्योंकि उन्होंने वो कंसेप्ट दिया था जो आज भी एप्लीकेबल है, आज भी लागू है, और लेडी एडा अगस्टा ने वो चीज़ें बताई थी जो आज भी आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। इसी वजह से ये फर्स्ट प्रोग्रामर भी हैं और मदर ऑफ कंप्यूटर भी हैं, ठीक है। इन्होंने तीन, इनसे रिलेटेड ये भी आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने भी तीन इनके फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला तो ये क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था, लेडी एडा अगस्ता ने। दूसरा, इनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जो पॉइंट है इनसे रिलेटेड वो ये है कि जो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, बाइनरी फॉर्म, जो बाइनरी फॉर्म 0 और 1 है, उनकी इजाद या उनका इन्वेंशन या उनको डेवलप किसने किया था, लेडी एडा अगस्ता ने। इन्होंने सिर्फ बताई थी कि 0 और 1 ऐसे काम करेंगे, कंप्यूटर में यूज किसी प्रोग्राम में किसी और ने किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चार्ल्स बेबेज रिलेटेड 3 पॉइंट हैं, वो आपको बता दिए हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने 2 डिवाइसेस बनाई थी, पहली बनाई थी डिफरेंस इंजन, दूसरी बनाई थी एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है 3 फैक्ट से कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, या भाई कौन सी डिवाइस चार्ल्स बेबेज की है, कौन सी डिवाइस चार्ल्स बेबेज की नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेडी एडा अगस्टा से भी 3 पॉइंट हैं, वो आपको बता दिए हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर इनको बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर बोला जाता है, और बाइनरी फॉर्म को इजाद या इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलूं। अगला देखिए, अगला है कि थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ, कि जैसे जो चल रहा है कि जो बेसिक ये पॉइंट है हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से उठ के यहाँ तक आए हैं, ठीक है। उसी में अगला है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने जो भी अपना इसको डिज़ाइन किया हुआ है, बैच को या अपनी क्लासेस को, वो आपके सिलेबस के हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें इतनी कोई खास गुंजाइश नहीं कि आपको ये टॉपिक छोड़ना है या ये आपको नहीं करना है, ये आपको करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको थोड़े कंटेंट में आपको सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है, ठीक है। देखिए, एबेकस, हिंदी में लिखा हुआ है कि एबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग
फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी? एबेकस। इसमें दो काम होते थे, एक तो एडिशन और दूसरा सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ईजिली और स्पीडली कर सकते थे। ये पूछ ले कि एबेकस डिवाइस का ओरिजिन कहाँ है, मतलब कहाँ से इसको इजाद किया गया था, तो इसका ओरिजिन है चाइना। सॉरी, चाइना को एबेकस की ज़रूरत पड़ी थी कि उनको आपका जो आर्मी थी, चाइना को एक हमेशा से ही अपनी बाउंड्रीज़ को लेके चिंतित रहती है, एक ऐसा कंट्री रहा है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो उसको अपनी आर्मी का पूरा ब्यौरा या पूरा डेटा रखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए थी जो क्या कर सके, उसके काम को आसान कर दे। तो इसी इन्वेंशन में, इसी डिस्कवरी में क्या डिवाइस बनी थी? एबेकस से डिवाइस बनी थी। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वो क्या है? आपकी एबेकस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार PYQ आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हरमन होलरिथ, इसने इन्वेंट किया था पंच कार्ड। क्या इन्वेंट किया था? पंच कार्ड। ये भी आपको PYQ में आराम से मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि पंच कार्ड निम्न में से किसके द्वारा पंच कार्ड इन्वेंट किया गया था, या पंच कार्ड हरमन होलरिथ ने कौन सी डिवाइस इन्वेंट की थी? वो तो क्या थी? पंच कार्ड, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिर से वही मैं कहूँगी कि भूलना तो इसको है ही नहीं, ठीक है। JP इकार्ट, जॉन मोजली, दो साइंटिस्ट हैं, दो मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने क्या बनाई है? वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया है, और जिसको नाम दिया है ENIAC, ENIAC। ENIAC 1 भी लिखा मिलेगा या ENIAC भी लिखा मिलेगा। और कब बनाई थी? 1946 में क्या बनाई थी? ENIAC डिवाइस बनाई थी। और ये क्या थी? विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थी, ठीक है। और ये क्या थी? वैक्यूम ट्यूब से चलती थी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, वो चीज़ देखिए, आपको याद रखने ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब देखो यहाँ, एक तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म, दूसरा इसका ईयर 1946, जिसका ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि भाई ये ईयर आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगी कि भाई हाँ, मैंने बोला है कि 1946 1946 आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। अब ये याद रखना है कि ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। अब इनके जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम कैसे याद रखना है? देखो, याद रखने के लिए हम थोड़ा सा इनके नाम के साथ ही कुछ ना कुछ करते हैं। पहला वर्ड मोचली को हमने जोड़ दिया मोगली के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? मोगली के साथ। और ई कार्ट वर्ड से तो आप वाकिफ होंगे, ई कार्ट तो बहुत बार सुना होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कुरियर वाला जो आपको पार्सल वगैरह दे के जाता है, मोस्ट ऑफ क्या लिखा होता है? ई कार्ट लिखा होता है। और मोगली, सबको मोगली की स्टोरी सबने सुनी हुई है कि मोगली जंगलों में रहने वाला एक इंसान है जिसको दुनियादारी से या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज का मोगली क्या हो गया? समझदार हो गया। क्या करता है मोगली? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही तो है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के द्वारा मोगली ने ई कार्ट से क्या की है भाई? शॉपिंग की है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के द्वारा मोगली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के द्वारा मोगली ने ई कार्ट से शॉपिंग की, ई कार्ट से शॉपिंग की। कभी नहीं भूलोगे आप। आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्ल्ड का फर्स्ट ENIAC था।
1946 में आया था। मोचली और इकार्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, और मोचली को हमने मोगली से जोड़ दिया, इकार्ट को हमने इकार्ट याद रख लिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से किसने की शॉपिंग की, मोगली ने। ठीक है, याद हो जाएगा इजिली। उसके बाद है डे और दिवस जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब आता है आपका, 2 दिसंबर को। ठीक है, कब आता है आपका, 2 दिसंबर को, याद रखना है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे क्या बताया, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस किस देश से ओरिजिन हुआ है, चाइना से हुआ है। क्या कर सकती थी इजिली, माइनस और प्लस कर सकती थी। हरमन होलरिथ ने क्या किया था, आपका पंच कार्ड बनाया था। थर्ड हमने किया कि जेपी इकार्ट और जॉन मोचली, मोगली से जोड़ दिया मोचली को। क्या किया मोगली ने, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से क्या किया है, ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो मोचली इकार्ट और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है हमारा एनईए। एनईए की फुल फॉर्म बता दी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब आया है, 1946 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस वो कब मनाया जाता है आपका, 2 दिसंबर को। हर साल जब भी 2 दिसंबर आता है वो कौन सा डे है आपका, कंप्यूटर लिटरेसी डे। कमेंट में करके या कमेंट करके बताना कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंप्यूटर की डेफिनेशन समझाई थी, तब ये चीज़ बताई थी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, और वही कंसेप्ट लेके हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग समझने वाले हैं। हमने लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, प्रोसेसिंग होती है इस चीज़ में किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट, इनको क्या बोला जाता है, कैसे वर्क करता है, क्या है। ठीक है, देखिए इनपुट बोलते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, इनपुट यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। इनपुट क्या होगा, जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को, सिस्टम को दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। अब इनपुट को और जो अदर नाम से जानते हैं वो है डेटा भी बोला जाता है इसको, या इसको रा फैक्ट्स, कच्चे तथ्य भी बोला जाता है, कच्चे तथ्य, ये हिंदी में बोलते हैं। तो इनपुट क्या होगा, जो किसी भी यूजर के द्वारा कंप्यूटर में हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी देते हैं इंस्ट्रक्शन के तौर पे, वो क्या होगा, आपका इनपुट होगा। उसको दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं, रा फैक्ट्स बोल सकते हैं, मतलब कच्चे तथ्य बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, आपके सीपीयू के द्वारा होती है। ठीक है, जो आउटपुट है उसको क्या बोला जाता है, उसको रिजल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिजल्ट बोल देते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, या एक और नाम है प्रोसेस्ड डेटा, मतलब एक ऐसा डेटा जिसके ऊपर क्या हो चुकी है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो क्या है, प्रोसेस्ड डेटा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि आउटपुट होता क्या है, आउटपुट वो है जो कंप्यूटर किसको देता है, यूजर को देता है। इनपुट क्या थी, जो यूजर कंप्यूटर को दे रहा था, और आउटपुट क्या है, जो कंप्यूटर किसको दे रहा है, यूजर को दे रहा है। ठीक है, अगर हम दें कंप्यूटर को तो वो इनपुट है, अगर कंप्यूटर हमें दे तो वो क्या है, आपका आउटपुट है। ठीक है, तो ये है इनपुट और आउटपुट। अब चलते हैं प्रोसेसिंग पे, बिल्कुल आसान से सिंपल से समझते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग।
दिमाग बोला जाता है किसका? कंप्यूटर। उसके बाद इसको बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। ठीक है। और आजकल के जो प्रोसेसर हैं इनबिल्ट प्रोसेसर आते हैं, मतलब इनबिल्ट मतलब उनको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जैसे सीपीयू को आप सिस्टम से अलग कर सकते हो, तो इनको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, साइज के अकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है? तीसरा क्या गया? इसको प्रोसेसर बोला जाता है या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर जो आपका सीपीयू है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू के आपके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, वो कौन से हैं? पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका एएलयू जिसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और लास्ट है आपकी मेमोरी। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। कंट्रोल यूनिट को क्या बोला जाता है? सीयू भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एएलयू भी बोला जाता है। और ये मेमोरी है, और इसका एक नाम और है रजिस्टर। क्या बोला जाता है? रजिस्टर। ठीक है, देखिए कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है जो भी मशीन साइकिल होता है। मशीन साइकिल का मतलब होगा कि जैसे इसका मैं डेफिनेशन या लिखूं, ये मशीन या सिस्टम साइकिल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। अब इसका मतलब समझ गए कि जैसे एक सिस्टम मतलब आपको जो डिस्प्ले दिख रही है वही कंप्यूटर नहीं होता, उसके साथ जो आपकी जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, अदर जो भी चीज़ें कनेक्टेड होते हैं, उन सब को मिला के एक सिस्टम बनता है। और उस सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आपके सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, और उनको कंट्रोल करने का, उनका प्रबंधन करने का, उनका सारा मैनेजमेंट करने का जो काम होता है वो किसका होता है? सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, अब है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म में है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 2 वर्ड आ गए, अरिथमेटिक, दूसरा वर्ड आ गया लॉजिकल। तो जो भी गणित की जितनी भी गणनाएं होंगी, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, वो सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे? एएलयू के द्वारा। दूसरा इसका क्या काम है कि जो भी हम कमांड, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट, उनको अप्लाई करने का काम किसका होगा? एएलयू का। 2 काम हो गए, 2 फैक्ट हो गए। पहला क्या है कि ये जितनी भी गणित की जो भी गणना है, ठीक है, या जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस, वो सारे किसके द्वारा किए जाएंगे? एएलयू के द्वारा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि एएलयू क्या करेगा कि एएलयू जो भी हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं उनको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। कमांड एग्जीक्यूट करने का काम, गणित से रिलेटेड लॉजिकल ऑपरेशन, सारे काम किसके पास होते हैं? एएलयू के द्वारा होते हैं। ठीक है, दूसरा है मेमोरी। लास्ट है आपका थर्ड जो है, फर्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट, सेकंड क्या है आपका? एएलयू, और थर्ड आपका क्या है? मेमोरी यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। आप रजिस्टर से समझिए, आपके पास जैसे आप कंप्यूटर की क्लास देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना कॉपी पेन, अपना रजिस्टर लेके बैठे हो, उनमें जो भी की पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट जिनको बोलते हैं, भाई जो चीज़ आपको नहीं आती, ठीक है, उनको क्या कर लोगे? आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। क्यों कर लोगे? कि भाई आपको एग्जाम के पास उनको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो आप रजिस्टर का, आपका जो रजिस्टर है वो किस चीज़ का काम कर रहा है? स्टोरेज का। तो सेम जो कंप्यूटर में स्टोरेज का जो काम होता है वो किसके पास होता है? मेमोरी यूनिट या रजिस्टर। ठीक है, यहाँ एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, हरियाणा के ईयर शायद मुझे कंफर्म नहीं है, 2021 शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। HSSC के PYQ आप देखना, PYQ, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि रजिस्टर के साइज को, रजिस्टर के साइज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो उसका आंसर था वर्ड साइज। क्या था उसका आंसर? वर्ड साइज। कि कंप्यूटर के जो मेमोरी है
कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है, मतलब जो रजिस्टर है, रजिस्टर के साइज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है आपका वर्ड साइज। ठीक है, ये HSSC के PYQ में आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा, आप चेक करना। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने बेसिक करवाए हैं उससे हर स्लाइड से मैं ये बिल्कुल कंफर्म PYQ से आपके क्वेश्चन बता सकती हूँ कि हर स्लाइड से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है सॉरी आपके फ़ोन में मेमोरी है तो मेमोरी क्या काम कर रही है, स्टोरेज के लिए, तो यहाँ भी क्या करेगी, इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज। क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने सॉरी प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के तौर पे इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। ठीक है, इनपुट को हमने अदर नाम से बोला जो यूजर देता है कंप्यूटर को, और आउटपुट कंप्यूटर किसको देता है, यूजर को। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, अब इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलो, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलो, या दिमाग बोला जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, प्रोसेसर बोला जाता है या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, ये सारे नाम किसके हैं, आपके CPU के। ठीक है, उसके बाद है CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 पार्ट बोल सकते हैं या 3 कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। पहला है आपका CU कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, थर्ड है आपका मेमोरी यूनिट बोलो, रजिस्टर बोलो या स्टोरेज बोलो। जो मेमोरी यूनिट रजिस्टर है उससे बता दिया कि HSSC के PYQ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि रजिस्टर के साइज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है आपका वर्ड साइज। ठीक है, उसके बाद है आपका अर्थमेटिक का जो काम है, बता दिया कि अर्थमेटिक के 2 काम हैं, जो भी हम कमांड कंप्यूटर को देंगे उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, आपका ALU का। दूसरा इसके नाम में ही है अर्थमेटिक लॉजिकल, तो जो भी ऑपरेशंस अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होंगे या जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, ALU के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का जो भी सिस्टम के साथ जो भी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होंगी या पूरा जो मशीन या सिस्टम का साइकिल होगा उसको कंट्रोल या उसका प्रबंधन या उसको मैनेजमेंट करने का जो काम होगा वो किसका होगा, आपका कंट्रोल यूनिट CU का होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपको बता दिया, कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस स्लाइड से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए। अब देखिए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के फंक्शन क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए पहला है कलेक्शन, कुछ नहीं है, ये जो हमने डेफिनेशन की है ना, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, समझ लिया है, तो ये फंक्शन वही है। पहला फंक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन, मतलब इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो क्या कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्शन। जो डेटा यूजर किसको देता है, कंप्यूटर को, वो क्या होगा आपका डेटा कलेक्शन, क्या होगा, इनपुट होगा। जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, जो भी हमने कमांड अप्लाई की, जो हमने उसको नियम रूल बताए, वो क्या है आपका डेटा कलेक्शन। उसके बाद है उसके ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा, और वर्क कौन करेगा, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये काम किसके द्वारा होगा, CPU के द्वारा होगा। तो CPU के जो 3 कंपोनेंट बताए थे वही डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और जो आउटपुट मिलेगी वो हमें किस पे मिलेगी, अपनी स्क्रीन पे मिलेगी, डिस्प्ले पे मिलेगी, मॉनिटर पे मिलेगी। ठीक है, तो आउटपुट क्या होती है, जो कंप्यूटर किसको देगा, यूजर को देगा, उसको क्या बोला जाएगा, आउटपुट बोला जाएगा। ठीक है, डेटा स्टोरेज, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ली, जो भी आउटपुट कंप्यूटर ने हमें दी, उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो क्या होगा, डेटा स्टोरेज। अब यहाँ से जो PYQ से आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखिए, देखिए PY से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है,
नहीं है, बस ये वर्ड ध्यान रखना है। उसने क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो ये 4 ऑप्शन में से कोई 3 होते तो हम मतलब कोई एक होता और 3 अदर होते तो हम बता देते कि भाई ये किया जाता है। अब बोला जो नहीं किया जाता तो वो है एनालिसिस ऑफ डेटा। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है, वो वही काम करेगी जो उससे यूजर करवाएगा। अगर आप उसको गलत चीज़ें एज ए इनपुट दोगे तो रिजल्ट भी गलत मिलेगा। अगर आप उसको जो इनपुट है वो अगर सही दोगे तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो वही चीज़ है कि जो ये एनालिसिस नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि भाई आप जो डेटा दे रहे हो वो आप गलत दे रहे हो, आप बोल कुछ रहे हो और आप लिख कुछ रहे हो, वो क्या नहीं कर सकता। इसमें समझ नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं है कि ये जो मुझसे आप काम करवा रहे हो या आप गलत करवा रहे हो। तो मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा ये क्या नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। ये आपका PYQ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नोट करके मैंने साफ साफ लिख दिया है कि डेटा एनालिसिस किसका काम नहीं है, आपका कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। उसके बाद है टू टाइप ऑफ डेटा यूज इन कंप्यूटर, ठीक है। मेनली 2 ही टाइप का होता है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। किसी बुक में आपको अल्फ़ाबेटिक डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे एक अकेला अल्फ़ाबेटिक डेटा यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखो न्यूमेरिक डेटा मतलब जिसमें 0 to 9, सिर्फ 0 to 9 डिजिट का यूज करके कुछ भी बनाया। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, क्लास में आपको रोल नंबर लिखना है, सिर्फ रोल नंबर से, जैसे सीटी का रिजल्ट आया, ठीक है। अगर रिजल्ट में सिर्फ बच्चों के रोल नंबर दे दे, नाम बाकी कुछ ना दे, तो मतलब वो क्या हो गया, आपका जो डेटा है वो किस में है, न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। सिर्फ किसी की सैलरी बताई जाए, किसी की सैलरी बताई जाए, वो किस में होगी, न्यूमेरिक डेटा। भाई मेरी 50,000 सैलरी है, मेरी 60,000 सैलरी है, मेरी 1,00,000 सैलरी है, तो वो किस में है, न्यूमेरिक डेटा में है, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक में A से Z तक जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनका यूज किया जाएगा, A से Z तक अल्फ़ाबेट। जैसे सिर्फ हमें बच्चों के नाम लिखने हो, नेम, ठीक है, तो वो डेटा किस में रहेगा, आपका सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल डेटा बोला जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इन दोनों डेटा को जोड़ दिया जाए, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी हो उसमें और न्यूमेरिक मतलब 0 to 9 डिजिट का भी यूज हो, A to Z अल्फ़ाबेट में हो और उनमें क्या हो, 0 to 9 डिजिट का भी यूज किया गया हो, ठीक है। जैसे क्या लिखना हो, किसी का एड्रेस, वो एड्रेस किस में होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक में। उसका नाम भी लिखा जाएगा, उसका पता भी लिखा जाएगा, हाउस नंबर भी होगा, गली नंबर भी होगा, पिन कोड भी होगा, वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या आ गई, न्यूमेरिक भी आ गई, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ गई। इसमें एक चीज़ें और आपको याद रखनी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में कुछ सिम्बल्स होते हैं, उनका भी यूज किस में किया जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में यूज किया जाता है। जैसे एड्रेस लिखते हैं, @ लिखा देंगे या हैशटैग का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो सिम्बल्स होते हैं वो भी किस में यूज़ किए जाएंगे, आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड पे हमने क्या क्या पॉइंट समझा, पहला हमने समझा कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर 4 होते हैं, डेटा का कलेक्ट करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, फिर हमें क्या देना, आउटपुट देना, और उस आउटपुट को क्या करना, स्टोर करना, ठीक है। काम क्या नहीं है कंप्यूटर का, वो याद रखना है कि कंप्यूटर का काम क्या नहीं है, वो डेटा का एनालिसिस नहीं कर सकता, वो आपको ये नहीं बता सकता कि जो आप मुझे डेटा दे रहे हो वो सही है या गलत है। वो सिर्फ उस डेटा के अकॉर्डिंग, उस डेटा के हिसाब से आपको क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 2 टाइप ऑफ डेटा यूज इन कंप्यूटर। डेटा कंप्यूटर में हम 2 टाइप से दे सकते हैं। तीसरा कहीं कहीं आपको मिलेगा अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, जिसमें भाई सिर्फ 0 to 9, 0 से लेके 9 तक क्या यूज होंगे, अंक यूज होंगे। जैसे किसी का रोल नंबर लिखना है, किसी की सैलरी है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा में। उसके बाद हमने क्या, अल्फ़ाबेटिक, सिर्फ A to Z अल्फ़ाबेट का यूज करके कोई भी डेटा तैयार किया जाए। जैसे किसी का नाम, ठीक है, लिख दिया, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखो भाई, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ का हमने एक फोल्डर बना दिया, तो उसमें हमने जो डेटा लिखा वो क्या लिखा, अल्फ़ाबेटिकल डेटा लिखा।
उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें ए टू जेड क्या आ जाएंगे, आपके लेटर भी आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट भी आ जाएंगे। न्यूमेरिक मतलब 0 से 9 तक आपकी गिनती भी आ जाएंगी, अंक भी आ जाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक। और साथ ही इसके आ जाएगा कुछ सिंबल्स भी ऐड हो जाएंगे। और वो सिंबल्स क्या हैं, जैसे @ है, हैश है, ठीक है, स्टार है, ठीक है, जैसे स्टार, वो भी किस में आ जाएगा, आपका सिंबल्स में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एड्रेस, ठीक है, किसी भी पर्सन का एड्रेस किस में होगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में यूज होगा। ये आर्मी के जो भी एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये आया हुआ है कि एड्रेस किस टाइप के डेटा में, एड्रेस को लिखने के लिए कंप्यूटर में किस टाइप के डेटा का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। इससे जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अगला देखिए, अगला है आपका हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन, कि कंप्यूटर कहाँ से, कैसे, क्या चीज़ें बनी। देखिए सॉरी, जो जनरेशन है वो अब तक हमारी 5 जनरेशन हो चुकी हैं। जो 5th जनरेशन है वो आपकी फिलहाल चल रही है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, फिलहाल कौन सी जनरेशन चल रही है। तो 5 जनरेशन, 4 आ चुकी हैं और हमारी फिलहाल कौन सी चल रही है, 5th 5वीं जनरेशन चल रही है। ठीक है, अब हर जनरेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये तो जनरेशन का नाम हो गया, दूसरा उसका टाइम पीरियड हो गया कि भाई उसके कब से कब तक की टाइम पीरियड को हमने फर्स्ट जनरेशन नाम दिया है। सेकंड है उसके मेन कंपोनेंट क्या हैं, कि कौन से कंपोनेंट उस जनरेशन में यूज होते थे। थर्ड है आपका एग्जाम्पल्स, कि उस जनरेशन के दौरान बनने वाले कंप्यूटर कौन से थे। ठीक है, पहला है जो जनरेशन का टाइम पीरियड है फर्स्ट जनरेशन का, ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 1940 से लेके 1952। अब देखो सॉरी, जो ये 1940 से लेके 1952 है, ये किसी किताब में आपको 1942 भी मिल जाएगा, 1943 4 भी मिल जाएगा, 52 की जगह 53 54 भी मिल जाएगा। बस आपको एक 10 साल का जो डेकेड होता है ना, 10 साल का जो दशक होता है वो याद रखना है कि 1940 से 50 वाला था, वो कौन सी जनरेशन का था, फर्स्ट का था। ठीक है, और उस फर्स्ट जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट होते थे जिसकी वजह से वो डिवाइस चलती थी, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व बोल सकते हैं या वैक्यूम ट्यूब बोल सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब जिसने आविष्कार किया था वो था जॉन मोर्स फ्लेमिंग। जॉन मोर्स फ्लेमिंग, इसने क्या बनाया था, वैक्यूम ट्यूब बनाया था। अब देखो मैं आपको वैक्यूम ट्यूब दिखाती हूँ। ये होती थी वैक्यूम ट्यूब, क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब होती थी। ठीक है, ये मानो एक टाइप की जैसे अपनी ट्यूबलाइट होती है, उस ट्यूबलाइट को बहुत बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, और ये कांच की होती थी, किस चीज़ की बनी होती थी, ग्लास की बनी होती थी। और वो जैसे एक कंप्यूटर को बनाने के लिए कम से कम हज़ारों में क्या चाहिए होती थी, आपकी वैक्यूम ट्यूब चाहिए होती थी। तो अगर हज़ारों में है, अगर 1000, मैं सिंपल सी अपनी ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले रही हूँ, अगर 1000 ट्यूबलाइट एक जगह इकट्ठी कर दी जाए तो उनका साइज़ आप सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है। और ये तो अपनी जो ट्यूबलाइट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, एक तो ये किससे बनी हुई थी, ग्लास से बनी हुई थी, दूसरी इनका साइज़ बहुत बड़ा था। ठीक है, तो मतलब ये पोर्टेबल या लाना ले जाना मतलब कुछ भी क्या नहीं था, ईजी नहीं था। ठीक है, तो समझ गए वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था, जॉन मोर्स फ्लेमिंग ने क्या किया था, आपकी वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट किया था, बनाया था। अब जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आने वाले 3 आपके कंप्यूटर हैं। ENIAC हम कर चुके हैं, करवाया था। मोगली, अगर याद हो तो आपको, मोगली कार्ट, मोगली आजकल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का यूज करके क्या कर रहा है, ई कार्ट से शॉपिंग कर रहा है। ठीक है, तो ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वर्ल्ड का, विश्व का। कब आया था, 1946। और 1946 इसी एरा के बीच में है, इसी टाइम पीरियड के बीच में है, तो ये किसका हो गया, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हो गया। उसके बाद है यूनिएक। यूनिएक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर।
यूनिएक को बोला जाता है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। किसी किसी भी बुक में आपको ये भी मिलेगा कि फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो कंप्यूटर बना था वो भी कौन सा था, आपका यूनिएक था। फुल फॉर्म बता दी, यूएनआई से एक वर्ड बनेगा यूनिवर्सल, ए से बनेगा ऑटोमेटिक, सी से बनेगा कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक, एडवेक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एब्रीवेशन के तौर पे कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। एनईएक का बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 में दो साइंटिस्ट थे, इकार्ट और मोचली। ठीक है, यूनिएक बता दिया, फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिटल भी कंप्यूटर बोला जाता है और ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब है आपकी सेकंड जनरेशन। क्या है, सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1952 से 1964। फिर वही एज इट इज़, आपको ईयर बाई चांस ना मिले तो आपको क्या याद रखना है कि 50 से 60 वाले दशक के बीच की जो टाइम पीरियड था उसमें कौन सी जनरेशन आई थी, सेकंड जनरेशन आई थी। और उस सेकंड जनरेशन में क्या यूज होते थे, आपके ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर का यूज होता था। अब देखो, जो फर्स्ट जनरेशन थे उसके फेल होने के कुछ मेन कारण थे, उनमें जो सबसे बड़ा कारण था वो था बिग साइज। ठीक है, मतलब साइज कितना बड़ा था, जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उनका इतना बड़ा था कि एक रूम हो। ठीक है, क्योंकि जो आपको वैक्यूम ट्यूब दिखाई थी, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और एक कंप्यूटर बनाने के हजारों में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाएगा। तो अगर हजारों में वैसे ही ट्यूबलाइट रख दे तो उसका ही साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और वो तो अपनी ट्यूबलाइट से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो उसका जो फेल होने का कारण क्या था, वैक्यूम ट्यूब। और जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी अगर लैंग्वेज की बात की जाए, लैंग्वेज, तो उसकी लैंग्वेज थी बाइनरी या इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। किसमें यूज होती थी, आपकी फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे, जैसे एडवेक हमने पढ़ा है, एनईएक हमने पढ़ा है, यूनिएक हमने पढ़ा है, इन सब में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, बाइनरी लैंग्वेज। दूसरी जनरेशन आई 50 से 60 वाले दशक में। ठीक है, 52 से 64 बोल सकते हो। ठीक है, उसमें क्या यूज हो रखा है, ट्रांजिस्टर यूज होता है। इसके जो जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे IBM 700 था, 1401 था, 1660 था, 1620, CDC 1604, 3600, मतलब ये इस सीरीज के कंप्यूटर बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो एग्जाम्पल कंप्यूटर के जनरेशन से एग्जाम्पल देके पूछेगा वो सिर्फ 2 जनरेशन तक ही आपको याद रखने हैं। कई बार पेपर में बस ये आज तक जो आया है वो IBM 700 से पूछा गया कि IBM 700 की सीरीज का कंप्यूटर किस जनरेशन में डेवलप किया गया था, वो कौन सी जनरेशन में किया गया था, आपका सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज थी ना उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। वहाँ मशीन लैंग्वेज के साथ साथ मशीन लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ आपको मिल जाएगी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है FOR स्टैंड फॉर, मतलब FOR का मतलब होता है फॉर्मूला और ट्रान की फुल फॉर्म है ट्रांसलेशन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये पूछ लिया जाए कि फोर्ट्रान, ये इसको साइंटिफिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम चैप्टर करेंगे तो उसमें इसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो फोर्ट्रान थी वो फोर्ट्रान कौन सी जनरेशन में आई थी, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, आगे देखिए।
आगे देखिए, अब है थर्ड जनरेशन। क्या है? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में बहुत ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और इसमें हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। आज क्या यूज़ कर रहे हैं? हम आईसी यूज कर रहे हैं, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, चिप जिसको अपने आम भाषा में बोला जाता है। तो जो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1964 से लेके 1971-74, वही बताया था आपको। पहली थी 40 से 50, दूसरी थी 50 से 60 वाले में, और तीसरी है 60 से 70 वाले टाइम पीरियड के बीच में। जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो इसी के बीच में मिलेगा, ठीक है। इसमें जो मेन सर्किट जो यूज हुआ है, जिसकी वजह से ये जनरेशन चली थी, मेन कंपोनेंट, ठीक है, वो था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको क्या बोला जाता है? आईसी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कैसे होते हैं देखिए, ये होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आपने कभी कोई टीवी या रिमोट या लैपटॉप, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिवाइस आपने कभी खोली हुई देखी हो, कभी आप किसी दुकान पे गए हो, ठीक है, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रोस्टर से वो उसको कुछ आपकी अगर कोई मतलब उसका पॉइंट हट गया हो तो उससे लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? ये क्या है? आपकी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये क्या होता था? आपका ट्रांजिस्टर होता था। मतलब वैक्यूम ट्यूब से जब साइज थोड़ा सा कम हुआ था, और जो सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में क्रांति आई है, वो आई है थर्ड जनरेशन में। उसमें क्या आ गई है? आपकी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें दो चीज़ें, इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, आपको मिल जाएगा कि SSI और MSI ये क्या होता है। पहले देखिए, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है मतलब आईसी, उसका इन्वेंशन किया था JC किल्बी ने। JC किल्बी ने क्या किया था? इसको इन्वेंट किया था, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और SSI की फुल फॉर्म देखिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका दूसरा क्या बोल सकते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। MSI की फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें क्या होता था कि जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन का जो मदरबोर्ड है, मतलब जो आपका आईसी है, जैसे बिल्कुल छोटा सा है, और उसके ऊपर आप टीबी में भी डेटा स्टोर कर सकते हो, और ये क्या है? आपका आईसी। इसके ऊपर क्या किया गया है? डेटा की स्केलिंग की गई है। मतलब उसको क्या किया गया है कि इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि थोड़े स्पेस में हम ज़्यादा चीज़ों को क्या कर पाएँ? स्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो वो क्या होती है? स्केलिंग। तो ये स्केलिंग जो थर्ड जनरेशन में हुई, वो क्या क्या हुई? स्मॉल स्केल पे और मीडियम स्केल, ठीक है। यहाँ इसके कंप्यूटर IBM 360, 370, CDC 1700, ये आपके क्या आए थे इस कंप्यूटर, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखने। फोर्थ जो जनरेशन है आपकी, उसका टाइम पीरियड रहेगा 1975 से लेके आपको 1989 या 1990, मतलब 70 से जो 80 या 90 वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या आई थी? आपकी फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसमें यूज हो गया LSI, इसका यूज होने लग गया LSI। अब यहाँ क्या चलेगी? आपकी आईसी ही चलेगी। अब भी फिफ्थ जनरेशन में भी आईसी ही चल रही है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने इन्वेंट की थी? JS किल्बी ने को बनाया था, डिजाइन किया था, डेवलप किया था, ठीक है। LSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर बने वो क्या है? जैसे एप्पल आ गया था, DCM आ गया था, ये क्या थे? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल। उसके बाद फिलहाल एट प्रेजेंट हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1990 के बाद टिल नाउ, अब तक कौन सी चल रही है? हमारी फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में हमारा आईसी तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आईसी के यूज करने के उसमें मॉडिफिकेशन आ गया टाइम के साथ, मतलब चीज़ों में सुधार हो रहा है कि साइज़ भी छोटा हो रहा है। आपके लैपटॉप हैं, आपका पीसी है, उनका साइज़ स्लिम हो रहा है, बिल्कुल पतले से मिलेंगे, वजन कम हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें किस में है? आपकी फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गई है, ठीक है, AI। और जो आईसी है वो किस पे होने लगी है? LSI, VLSI और ULSI। LSI VLSI मतलब वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन या आईसी। और यूएलएसआई क्या हो जाएगी, अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज मतलब जितना एज पॉसिबल है, जितना हो सके उतना साइज क्या कर दिया, कंसाइज, छोटा कर दिया। और जो नंबर ऑफ डेटा है, स्टोरेज है, वो क्या कर दिया है, बढ़ा दी है। उसको क्या बोल दिया, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड चिप जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। थर्ड में आपका क्या आया था, आईसी आया था। अब यहाँ आपको एक टर्म मिलेगी, जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आपको एक टर्म देखने को मिलेगी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें एक टर्म यूज होगी थी, GUI। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब क्या था कि फोर्थ मतलब 1990 के आसपास कि कंप्यूटर है वो पहले क्या कर रहा है, सिर्फ डिजिट में, अंकों में चीज़ों को समझ रहा है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद वो टेबुलर फॉर्म, अगर आप कोई चार्ट बना रहे हो, या कोई आप वेन डायग्राम बना रहे हो, या आप कोई ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, आप कोई पिक्चर फॉर्म में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो किसकी मदद से यूज होने लगी, GUI से। ठीक है, तो GUI की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ लेता है कि इमेज के थ्रू या ग्राफ के थ्रू चीज इनपुट के तौर पे चीज़ें कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन में दी जाने लगी, तो कौन सी में दी जाने लगी, आपकी फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो ये थी आपकी हिस्ट्री जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में हमने पढ़ा क्या आई, ट्रांजिस्टर। थर्ड में हमारा सबसे ज़्यादा क्रांति का जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से लेके 1974-5 का जो टाइम पीरियड था। उसमें क्या आती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोला जाता है। और आईसी किसने इन्वेंट की थी, किसने बनाई थी, JC किल्बी ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होती गई चीज़ें छोटी, मतलब साइज क्या किया, कंप्यूटर का छोटा होता गया, और नंबर ऑफ डेटा या जो उसके ऊपर जो स्टोरेज है वो क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई। ठीक है, तो ये है सारी क्या है आपकी जनरेशंस। ठीक है, ये आपको बता दिया, ये ट्रांजिस्टर था, ये वैक्यूम ट्यूब थी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट था। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब पहले ये आई क्या आई थी, SSI, फिर ये MSI, ये दोनों किस में रही, थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में LSI और VLSI, ये किस में रही, फोर्थ में। और फिफ्थ जनरेशन में आई ULSI, ये किस में, फिफ्थ में, जो अब चल रही है। फुल फॉर्म मैंने बता दी है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लिख देती हूँ पहला, स्मॉल स्केल IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। स्केलिंग मैंने आपको बता दी है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, स्केलिंग की कैसे की जाती है, कि किसी भी डिवाइस को हम साइज कम कर दें और नंबर ऑफ जो डेटा है उसमें जो स्टोरेज है वो क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें। ये आपकी क्या ही है, फोर्थ में। और अल्ट्रा लार्ज, मतलब अल्ट्रा लार्ज किस में चल रही है, आपकी फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके हरियाणा CET, दिल्ली पुलिस दोनों में आए हुए हैं। आप कोशिश करना इनका आंसर देने की, ठीक है, नहीं तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 4 या 5 क्वेश्चन आपके। सेकंड ये है, ठीक है, कि कैसे आप वो कर सकते हो, डेटा को अरेंज कर सकते हो, काट के, एवरेज करके या सम करके। ठीक है, MS Excel के है 365 मोड, तो ये हम सारे करने वाले हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी। उसके बाद ये बोला है कि कंट्रोल, ये तो सबको ही पता होगा, Ctrl+X यूज फॉर कॉपी डॉक्यूमेंट, कॉपी X के लिए होता है, और V मूव के लिए होता है। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इनमें से सही है। बस ये ध्यान रखना, उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि बोथ और नाइदर नोर, मतलब एक और दोनों गलत हैं या एक और दोनों सही हैं। ठीक है, तो आपको आंसर करना है इसका। उसके बाद अगला है कि वेब पर जो डेटा का संचार होता है वो कैसे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आसान है, हम इंटरनेट वाले टॉपिक में इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा।
मैंने कोशिश की है कि आपको हर स्लाइड में वो आपको बताऊं जो आपके PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बेशक चाहे PYQ लगाते हो तो आप देख लेना, हर स्लाइड से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।